Hello everyone, I welcome all of you. This is chapter number 10 NCERT History class 6th. 9 chapters हमने किए हैं इससे पहले. So all the important points given in the NCERT are given in this video. So you can make notes out of it. You just pause the video and make notes, or you just watch it 2 to 3 times so that you can remember it very well. So चलिए start करते हैं. The title of this chapter is Traders, Kings and Pilgrims. इस चैप्टर में जो लिखा गया है, बताया गया है, वो कुछ ट्रेड के बारे में दिया गया है, कुछ किंग्स के बारे में बताया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पिलग्रिमेज साइट्स के बारे में बताया गया है. तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इस वीडियो में लाए हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें जो लिखा है सबसे पहले वो पेपर के बारे में लिखा है. एज ऑल ऑफ़ यू नो, केरल से ज़्यादा स्पाइसेस निकलते हैं और पहले भी निकलते थे. तो पेपर को रोमन एम्पायर में ब्लैक गोल्ड कहा जाता था. बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था हिंदुस्तान से वो. और उसके बाद संगम पोइम्स का लिखा गया है. एक टर्म यूज़ होती थी इसके लिए, मुवेंदर. मुवेंदर तमिल वर्ड है एक, या संगम पोइम्स भी उनको बोलते हैं. साउथ इंडिया में 3 डायनास्टीज़ ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी. उनमें नंबर 1 चोलास, चेरास और पांड्यास. इन तीनों के चीफ्स के लिए भी ये मुवेंदर वर्ड, तमिल वर्ड एक ही यूज़ किया जाता था. और इन पोइम्स में भी इन्हीं 3 डायनास्टीज़ का बताया गया है. ठीक है. तो संगम हम बोलते हैं कि जब वो एक जगह बैठते थे बहुत सारे राइटर्स, फिर वो बोलते थे, तो वही लिटरेचर बन गया संगम लिटरेचर साउथ इंडिया का. तो 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो आपको याद रखनी है वो है चोलास, चेरास और पांड्यास. इस चैप्टर में इन तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में बताया गया है. एक जगह का बताया गया है इसमें, पुहार है उसका नाम, या कविरीपत्तम भी हम बोलते हैं. जो ये चोला डायनास्टी थी उनका पोर्ट था यहाँ पे. पुहार पे चोलास का पोर्ट था, यहाँ से ये ट्रेड करते थे. ठीक है. इसके बाद मुद्राई का बताया गया है कि मुद्राई कैपिटल थी पांड्यास की. मुद्राई किसकी कैपिटल थी? पांड्यास की कैपिटल थी. ठीक है. एक और पॉइंट, जो सतवनास थे, जो इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा, सतवनास जो थे वेस्टर्न इंडिया में वो बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश किया उन्होंने अपना डायनास्टी. तो उनका जो सतवनास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था गौतमीपुत्रा श्री सताकर्णी. गौतमीपुत्रा श्री सताकर्णी, उसको कहा जाता था लॉर्ड ऑफ दक्षिणपाथा. ठीक है. उसने यूनाइट की थी बहुत छोटी छोटी डायनास्टीज को, उसको बोला जाता था लॉर्ड ऑफ दक्षिणपाथा. तो वो सतवाना रूलर था एक, गौतमीपुत्री श्री सताकर्णी. इसके बाद इस चैप्टर में दिया गया है द स्टोरी ऑफ द स्लिक रूट. स्लिक रूट कैसे बना, किसको हम स्लिक रूट बोलते थे. ठीक है. तो चाइना में सबसे पहले स्लिक मेकिंग की टेक्निक्स डेवलप की गई अराउंड 7000 ईयर्स एगो. ये आपको याद रखना है. ठीक है. तो कुछ लोग क्या थे, चाइना से फिर दूर दूर इलाकों या दूर दूर कंट्रीज़ को जाते थे यही स्लिक लेके, या हॉर्स बैक पे जाते थे, घोड़ों पे जाते थे, या कैमल्स पे जाते थे, या बाई ऑन फुट ही जाते थे. ठीक है. तो वो पाथ्स जिस रास्तों से वो स्लिक लेके जाते थे वही उसी का नाम पड़ गया फिर स्लिक रूट. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा जो रूलर्स थे जिन्होंने स्लिक रूट को कंट्रोल किया वो थे कुषाण डायनास्टी के. कुषाण जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा स्लिक रूट को कंट्रोल किया था. ठीक है. तो जो कुषाण्स थे इन्होंने सेंट्रल एशिया में भी रूल किया. इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी, यूजुअली हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ही आए, इंडो ग्रीक्स से थे, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ही आए. नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी रूल किया इन्होंने, सेंट्रल एशिया में भी रूल किया अराउंड 2000 ईयर्स अगो. तो इनका ही ज़्यादा कंट्रोल था स्लिक रूट पे, क्योंकि सेंट्रल एशिया की बात हम करेंगे तो उसमें वही आएगा, चाइना साइड से ही आएगा, तो स्लिक रूट वहाँ से ही आता है. तो ज़्यादातर कुषाण्स ने उस पर कंट्रोल किया. ठीक है. तो जो कुषाण्स थे, कुषाण्स की जो मेन 2 सेंटर्स जो थे वो था पेशावर एंड मथुरा. पेशावर और मथुरा 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे किनके, कुषाण्स के. पेशावर इस टाइम पाकिस्तान में है और मथुरा इंडिया में. ठीक है. और जो टैक्जिला है एक सिटी है, इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है. टैक्जिला भी कुषाण डायनास्टी के अंडर ही थी. ठीक है. तो जब कुषाण्स का रूल चल रहा था तो सेंट्रल एशिया से क्या आया था, एक ब्रांच एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स. तो जो
इंडस रिवर था, इंडस रिवर से वो क्या करते थे, सेंट्रल एशिया से एक रूट उन्होंने लाया अप टू द इंडस रिवर की माउथ तक। तो इंडस रिवर से फिर वो स्लिक करते थे, भेजते थे कहाँ, रोमन एम्पायर में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इंडस रिवर से ही अरब्स और ईरानियंस भी इंडस रिवर तक से ही आए थे, कहाँ, नॉर्थ वेस्ट से ही आए थे इंडिया। तो इंडस से ही हिंदूज इंडिया का नाम पड़ा था, क्योंकि अरब्स और ईरानियंस इंडस रिवर को ही ज़्यादा जानते थे, ठीक है। तो जो सेंट्रल एशिया में कुशान्स रूल करते थे, उनने एक रूट बनाया था अप टू इंडस माउथ ऑफ द इंडस रिवर, वहाँ से वो शिप करते थे स्लिक टू द रोमन एम्पायर। और कुशान्स के लिए एक और पॉइंट लिखा गया है, बताया गया है कि कुशान्स वर वन अमंग द अर्लीस्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स। नो डाउट कि जो सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स है वो गुप्ता एम्पायर में, गुप्ता डायनास्टी ने इशू किए, लेकिन सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स इशू की थी उनमें से एक कुशान्स भी है, ठीक है। तो इसके बाद इस चैप्टर में दिया गया है कि बुद्धिज़्म कैसे स्प्रेड हुआ। तो आपको एक अंदाज़ा हुआ इस पीरियड में क्या था, कुशान डायनास्टी ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी। तो दैट मीन्स कि द कुशान डायनास्टी पैट्रोनाइज्ड द बुद्धिज़्म, ठीक है। जो कुशान रूलर सबसे फेमस था उसका नाम था कनिष्का। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि जो कनिष्का है उसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी उसको प्रेजाइड किया था, ठीक है। उस टाइम कनिष्का थे। तो मोस्ट फेमस कुशान रूलर वाज कनिष्का। ही रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स एगो। तो उसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की, जो हमें पता है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी। अश्वघोषा एक पोइट था जिसने बुद्धा की बायोग्राफी कंपोज की, उसको हम बुद्धा चरित्र बोलते हैं। बुद्धा की बायोग्राफी को हम बुद्धा चरित्र बोलते हैं। वो किसने कंपोज की, अश्वघोषा ने कंपोज की। वो एक पोइट था और किसके कोर्ट में रहता था, कुशान रूलर कनिष्का के कोर्ट में, ठीक है। अश्वघोषा एक पोइट था, कुशान रूलर कनिष्का के कोर्ट में होता था। उसने कंपोज किया बुद्धा की बायोग्राफी और बुद्धा चरित्र उसका नाम था। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कुशानास थे उस टाइम पे भी जो अच्छा खासा जो बुद्धिज़्म है स्प्रेड हुआ। तो इसके बाद इसी टाइम पे क्या हुआ, जो अश्वघोषा और अदर स्कॉलर्स थे ना, उन्होंने संस्कृत में लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उनने किस में लिखना स्टार्ट किया, संस्कृत में लिखना स्टार्ट किया था। और हमें पता है कि जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल था कश्मीर में और उस टाइम कनिष्का थे, तो वहाँ पे क्या महायाना बुद्धिज़्म भी ये हुआ, महायाना बुद्धिज़्म भी एस्टैब्लिश हुआ। तो हिनायाना और महायाना दो अलग अलग ये ग्रुप्स बने बुद्धिज़्म के। तो इसी टाइम पे डेवलप हुआ महायाना बुद्धिज़्म, कुशानास के टाइम पे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि महायाना बुद्धिज़्म और हिनायाना पहले था, उसके बाद महायाना आ गया, तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क था। 2 फीचर्स थे इस महायाना बुद्धिज़्म के। नंबर 1, अर्लियर साइंस, फॉर एग्जाम्पल पीपल ट्री फॉर एनलाइटनमेंट, नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा, मथुरा और टेक्सला। दैट मीन्स कि जो पहले महायाना बुद्धिज़्म से पहले क्या होते थे, साइंस होते थे, मतलब हम जो बुद्धा है उसका स्टैचू नहीं बनाते थे, उसकी कोई शक्ल नहीं बनाते। अलबत्ता हमें पता था बुद्धा ने एनलाइटनमेंट कहाँ पे हासिल की, बुद्धा ने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया, तो हम सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते थे बुद्धा को, ठीक है। जैसे पीपल ट्री एक सिंबल था। लेकिन अब उसके बाद महायाना बुद्धिज़्म के बाद क्या हुआ कि बुद्धा के स्टैचूज बनाने लगे और उनको प्रे करने लगे। फॉर एग्जांपल मथुरा में बुद्धा का स्टैचू था, टेक्सला में बुद्धा का स्टैचू था, ठीक है। और जो महायाना बुद्धिज़्म है इसमें क्या हुआ कि बिलीफ इन बोधिसत्वास, हमने बोधिसत्वास में बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। बोधिसत्वास का मतलब है फ्यूचर बुद्धास की, मतलब जो एक ये बोला गया एक कॉन्सेप्ट कि जो बुद्धा की तरह एनलाइटनमेंट पाने के लिए वर्क करेंगे, उनको एनलाइटनमेंट मिलेगी, उसके बाद हम उनको बोधिसत्वास बोलेंगे कि फ्यूचर बुद्धास बोल सकते हैं। सपोज्ड टू बी पर्सन्स हु हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो एनलाइटनमेंट के बाद वो क्या करते थे, वो अलग रहते थे, मेडिटेट करते थे, बहुत ज़्यादा जो साइलेंट एरिया होता था वहाँ दूर दूर जाके मेडिटेट करते थे। उसके बाद उनको इसलिए बोधिसत्वास बोलते थे। तो फिर कुशानास के टाइम जो महायाना बुद्धिज़्म डेवलप हुआ उसमें क्या हुआ कि वर्शिप जो हुई, वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर। और एक तो ये पॉपुलर हुई और स्प्रेड भी हुई, स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना, लेटर टू द कोरिया एंड जापान। तो इन सारी साउथ ईस्ट एशिया में यूजुअली अगर हम अभी बात करेंगे जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, तो या आशिया है,
इंडिया का एक कल्चरल टाई है उनके साथ, क्योंकि जो उनका जो अभी भी मानते हैं, वो फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म को, उनका जो बुद्धिज़्म का लिटरेचर है या कुछ हेरिटेज साइट्स है, इनका एक कल्चरल टाई है, एक रिलीजियस टाई है एक इसके साथ, इंडिया के साथ एक वो अलग सा एक रिलेशन है इंडिया के साथ, हिस्टोरिकल रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन है, रिलीजियस रिलेशन है इसी बुद्धिज़्म के लिए, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, जिसमें सेंट्रल एशिया की बात करेंगे हम, चाइना आता है, कोरिया आता है, जापान आता है, ठीक है। और इसी दौरान स्प्रेड हुआ बुद्धिज़्म वेस्टर्न इंडिया की तरफ भी और साउदर्न इंडिया की तरफ भी, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ, जो ये बुद्धिस्ट मोक्स, फिर जब ये ज़्यादा स्प्रेड हुआ, दैट मीन्स कि बुद्धिस्ट मोक्स ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगे, नंबर ऑफ़ मोक्स इंक्रीजेड, और बहुत जगहों पे साउदर्न इंडिया में भी, वेस्टर्न इंडिया में भी, सेंट्रल इंडिया में भी देखा गया कि बहुत सारी हिल्स में जो केव्स हैं उनको हॉल करके मोक्स को रहने के लिए बनाए गए। तो बहुत ज़्यादा केव्स, जो बुद्धिस्ट केव्स हैं वो बन गई मोक्स के लिए, ठीक है। और क्या हुआ कि बुद्धिज़्म बोलते हैं कि श्रीलंका में भी स्प्रेड हुआ, म्यांमार में भी, थाईलैंड में भी, और बाकी जो साउथ ईस्ट एशिया है, इंडोनेशिया जैसे वो सारी कंट्रीज़ है उस एरिया में। आपको एक अंदाज़ा आएगा अगर आप मैप देखोगे, श्रीलंका, म्यांमार फिर साउथ ईस्टर्न साइड में आता है, पूरा ईस्टर्न नहीं, साउथ और ईस्ट के बिटवीन में आता है। इंडोनेशिया भी वहीं से आता है, तो वहाँ साइड पे भी बिल्कुल स्प्रेड हुआ, ठीक है। और जो सबसे ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है उसको हम थेरावादा बोलते हैं, ये भी इस चैप्टर में लिखा गया है। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म इज़ ऑल्सो नोन एज थेरावादा बुद्धिज़्म, ठीक है। तो वो भी ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जो था वो भी उस टाइम पे मशहूर था। अब हम आते हैं द क्वेश्चन ऑफ द पिलग्रिम्स। जो भी तब आते थे ना, वो ट्रैवलर्स आते थे, यूजुअली वो चाइना से आते थे इंडिया, इसी बुद्धिज़्म को स्टडी करने के लिए, मोनेस्ट्रीज पे जाने के लिए, जैसे हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, टैक्सिला यूनिवर्सिटी थी, वल्लभी पे जाते थे। तो बुद्धिज़्म को स्टडी करने के लिए जाते थे, वो कुछ थे। एक तो था फाहिन 1600 ईयर्स अगो आया था। जूजेंग भी इसको हम बोलते हैं चाइनीज़ में, ह्यूसेंग 1400 ईयर्स अगो आया था। आई क्यूंग आया था फिर 15 ईयर्स आफ्टर द ह्यूसेंग, ठीक है। ह्यूसेंग आपको, फाहिन आपको पता है गुप्ता टाइम पे आया था, ह्यूसेंग आपको पता है हर्षा के टाइम पे आया था, 7th सेंचुरी में आया था ह्यूसेंग, ठीक है। तो पहले फाहिन आया था, उसके बाद ह्यूसेंग आया था, उसके बाद ई क्यूंग आया था, ठीक है। तो वो जाते थे, फिर वो यहाँ आते थे, ट्रैवल करते थे ज़्यादा बुद्धिस्ट प्लेसेस पे ही और मोनेस्ट्रीज पे। इस चैप्टर में इसके बाद बुद्धिज़्म के बाद दिया गया है बिगिनिंग ऑफ भक्ति के बारे में, कि भक्ति कैसे आ गया, भक्ति मूवमेंट कैसे आ गई, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि बोधिसत्वास आ गए, चेंजेस आ गए बुद्धिज़्म में, ठीक है। फिर फीमेल्स भी ज़्यादा आ गई, और बहुत जो बुद्धा के टाइम पे जो एक सिंपलिसिटी थी बुद्धिज़्म में, वो ख़त्म होने लगी। तो उसके बाद इसी दौरान क्या हुआ कि भक्ति मूवमेंट ने, जैसे हम ब्राह्मणिज्म बोलते हैं, ब्राह्मणिज्म में फिर से दोबारा इम्पोर्टेंस गेन की। उस टाइम पे क्या हुआ, भक्ति मूवमेंट ने एक इम्पोर्टेंस गेन की। उस वजह से जो गॉड्स थे, फॉर एग्जांपल शिवा था, विष्णु था, या गॉडेसेस थी, दुर्गा थी, इनकी एक अलग से फिर से इम्पोर्टेंस जनरेट होने लगी, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तरफ भी राग़िब होने लगे। क्योंकि पहले देखिए कुछ एक पर्पज़ के लिए बुद्धिज़्म आया था, लेकिन फिर जब वो पर्पज़ डिमिनिश होने लगा, उसमें मिक्सचर आ गया, कुछ नई मॉडर्निज्म आ गया, तो उसके बाद कुछ लोगों को लगा कि नहीं, अपना ही एक जो हिंदुइज़्म था वो ठीक था, एक रिवाइवल आ गया हिंदुइज़्म का, वो इन द फॉर्म ऑफ भक्ति मूवमेंट भी हम बोल सकते हैं। तो शिवा की वर्शिप फिर से होने लगी, विष्णु गॉड की वर्शिप होने लगी, गॉडेस सच एज दुर्गा की वर्शिप होने लगी। तो इन्होंने क्या किया, वर्शिप की थ्रू भक्ति, ठीक है। तो भक्ति में क्या बोलते थे, एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चोजन डायटी।